तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगली क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छा भी तैयारी चल रही होगी। तो आज है फिर एक नया दिन। और कल जो था, कल हमने अपना जो पूरा आपका सिलेबस है बेसिकली पीसीएस मेंस का आपका 8 पेपर मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। 50 दिन का टाइम लगा हमें एक बेहतर तरीके से इसे प्रिपेयर करने के लिए, आपके सभी इंडिविजुअल पेपर को। ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि आपका जो तैयारी ये है, अगर आपने 50 क्लासेस को आपने देखा होगा, प्रॉपर तरीके से अपने आंसर राइटिंग की होगी जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो आपके पास जब मेंस का पेपर आएगा तो आप ऐसी स्थिति में होंगे कि आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ। ठीक है। और अधिकतम सवाल आपकी रेंज में होंगे। ठीक है। बस अब जितनी मेहनत मैंने की है उससे दोगुनी तिगुनी मेहनत आपको खुद से करनी है, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। ऐसे नहीं कि बस जो पढ़ा गया उससे आएगा, आएगा उससे, लेकिन आपको खुद से अधिक एफर्ट आपको मेरे से ज़्यादा मानने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब जो एक सेगमेंट उसमें एक करंट अफेयर का बचा हुआ था आपका, तो अब हम करंट अफेयर का देखेंगे अब। ठीक है। करंट अफेयर का हम करेंगे ये कि एक क्लास तो भी मैं दे देता हूँ, उसमें हम 30-32 आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही फिर आप मुझे बताना, अगर वो आपको सीरीज सही लगी करंट अफेयर की तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। फिर हम उसके जो बाकी के पार्ट हैं वो भी हम देख, एक दो तीन हम देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद ये तो क्या सर, अब शाम को क्या देखेंगे हम? शाम को क्लास में आपको लेके आऊँगा। ठीक है। उसमें क्या होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपका सवाल आता है मेंस का, तो उसके एक जो लाइन लिखी होती है, तो एंड में जिसका लिखा होता है ना कि आप पे इस पे टिप्पणी करनी है। ठीक है। टिप्पणी करो, चर्चा करो। ठीक है। आप क्या है, विवेचना करो, आप आलोचना करो। ठीक है। समालोचनात्मक आपको बताना है। ठीक है। ऐसे आपका 6-7 आपका एक शब्द दे देते हो। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके जो सवाल है तो उसका आंसर की दिशा तय करने का हम यही करते हैं कि आपको सवाल के बारे में तो पता है, आपका जो कंटेंट हो आपको सबको पता होगा, लेकिन उनमें क्या बातें डालनी है और क्या नहीं डालनी है, वो सब यही बातें आपके जो ये शब्द होते हैं ये आपके डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है, तो इनको समझ लेना एक अपने आप में चैलेंजिंग काम है। तो एक क्लास हम शाम को इन पे लेंगे, इन शब्दों को समझने के लिए, ताकि आप जो है अपना आंसर जो है क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आप लिख सको। ठीक है। उसके बाद फिर हम बाकी एक करंट अफेयर क्लास हम कल सुबह देख लेंगे। और फिर कल शाम को हम कुछ और देख लेंगे, आपका जो इंपॉर्टेंट आपका है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कहीं जैसे हैं, कौन कौन से सेगमेंट को विशेष ध्यान देना है, उन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है, कोई अगर समस्या है किसी चीज़ को लेकर, तो आप टेलीग्राम पे जाके या कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बता सकते हो। ठीक है। मैं फिर उन पे एक वीडियो या साथ में एक सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधा करंट अफेयर के सेगमेंट पे। ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली करंट अफेयर टॉपिक मैंने रखे हैं यहाँ पे आज की क्लास में देखने के लिए। ठीक है। तो इन्हें हम आज देखते हैं। इनमें कुछ लगभग आपके 30-32 आपके जो टॉपिक होंगे। ठीक है ये, तो इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इनको हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से। और वैसे फिर हम एक क्लास कल लाएंगे, एक क्लास परसों, 3-4 क्लास हम लाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा आपका जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो आपका कवर अप हो जाए इससे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना आपका है संघाई सहयोग संगठन। तो ये तो मैं करा रहा हूँ, आपको ध्यान क्या देना है कि अभी हाल ही में जो है पिछले 8-10 महीने में, 12 से 15 महीने में जो आपका उल्टा आपको जाना है। ठीक है। उल्टा मतलब अगर अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर नवंबर चल रहा है, तो नवंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से आपका सितंबर, ऐसे उल्टा जाना है। और जो जो आपको इम्पोर्टेंट आपको इस शिखर सम्मेलन आपको मिलेंगे ना, जितने भी संगठनों के, उनके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना। ठीक है। उम्मीद है कि उनसे आपका सवाल बन सकता है। ठीक है। उन सम्मेलन को भी, और जो संस्था उसके जिस संस्था से संबंधित है उस संस्था को भी। ठीक है। तो संस्था और उस सम्मेलन दोनों को चीज़ों को मिला के ये आपका स्टैटिक पार्ट हो जाएगा या करंट का पार्ट हो जाएगा, और दोनों को मिला के आपको सवाल बन सकता है। ठीक है। जैसे एस के बारे में बोलो, तो एस आपका स्टैटिक पार्ट है, और इसका जो शिखर सम्मेलन अभी 25 में हुआ है वो इसका करंट का पार्ट है। तो दोनों को मिला के आपका सवाल बन सकता है। ठीक है। अब चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि भाई अभी चीन में क्या हो, जब का तिनजियान है, तियानजिन बेसिकली है, वहाँ इसका सम्मेलन हुआ था भाई। ठीक है। और 25वें राष्ट्र दिवस की परिषद हुई थी इस बैठक की। तो आपके जानते रहना है थीम क्या थी, कि भाई जो संघाई भावना को आपको बनाए रखना है, गतिमान ये इसकी थीम थी। अब इसका रणनीतिक महत्व क्यों है, क्योंकि ये चीन द्वारा क्या आयोजित एक पांचवा और अब तक का सबसे बड़ा आपका शिखर सम्मेलन था, जिसने क्या किया, जिसने वैश्विक शासन में क्या है आपका जो बहुध्रुवीयता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में क्या आपके की जो बढ़ती ताकत है उसको दर्शाने का काम किया है। अब इसमें कुछ प्रमुख एजेंडे हैं, कुछ पहले उनको तो सबको ध्यान देना है। ठीक है। एक तो सुरक्षा सहयोग की बात की गई इसमें, कि भाई जो तियानजिन घोषणा पत्र में क्या है, आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद भी इसके लिए है,
उनके खिलाफ दोहरे मानदंडों की अस्वीकृति पर बल दिया गया है। ठीक है, रैट्स के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ क्या समन्वित कार्य पर जोर दिया गया है। आर्थिक एकीकरण की बात करोगे तो चीन ने सदस्य देशों के साथ क्या आपको $1 बिलियन तक का ऋण देने का वादा किया है भाई। ठीक है, तो ये उसका जो ऋण जाल है उसकी एक नीति के रूप में आप देख सकते हो भाई। ठीक है, आपका जो टेक्नोलॉजी और जो आपका एआई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उपयोग में सभी देशों के समान अधिकारों पर बल दिया गया है। ठीक है, वैश्विक शासन की बात करोगे आप, विकास रणनीति की बात करोगे तो एससीओ की 10 साल की विकास योजना को मंजूरी दी गई है। अब भारत के आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको देखना है कि भारत के पर्सपेक्टिव से इसका क्या महत्व है भाई। तो एससीओ क्या है, भारत के एक मध्य एशिया से जुड़ने और अपनी सुरक्षा चिंताओं को उठाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण मंच क्यों किस क्षेत्र में, एक तो द्विपक्षीय वार्ता के रूप में कि प्रधान मोदी और जो चीनी राष्ट्रपति हैं उनके बीच मुलाकात हुई, जिसमें आपका सीमा तनाव कम करने से लेकर और स्थिर जो आपके भारत चीन संबंध हैं उनके महत्वपूर्ण संबंध आपके सहमति बनी है। आतंकवाद पर रुख की बात की जाए आप, तो भारत ने आतंकवाद के सभी जो रूप हैं उनके विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही का आह्वान किया है। चाहे पहलगाम जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले को लेके भी एक साझा बयान में शामिल करने में सफल रहा है भाई चाइना को। कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात आप करोगे भाई कि भारत ने क्या किया, जो संप्रभुता के सम्मान की बात कर लो आप, जबरदस्ती के बिना कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब जिससे क्या चीन का जो बीआरआई प्रभुत्व है उसको ताकि हम बैलेंस कर सकें तकनीकी नेतृत्व में। तो भारत ने आपका एआई के नैतिक और लोक केंद्रित विकास पर बल दिया भाई, जो एआई फॉर ऑल जो बेसिकली है उसकी अपनी राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप है। और जो ग्लोबल साउथ है और भारत ने कहा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के दृष्टिकोण से क्या आपका साझा किया और जो विकासशील देशों की आवाज उठाने के रूप में एससीओ की भूमिका को मजबूत करने का समर्थन किया। तो आपको एससीओ को जानना है, चीन में वो जानना है और भारत के पर्सपेक्टिव से क्या महत्वपूर्ण, इन बातों को सबको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम थोड़ा चर्चा में था, इसको जान लो भाई ये क्या है। तो ये एक ऐसी भारत सरकार का एक शुरू की गई पहल है। ठीक है, प्रोग्राम बेसिकली एक अभिनव प्रोग्राम आपका है जो बाजार आधारित प्रोत्साहन प्रणाली है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों समुदायों निजी कंपनियों के हैं बेसिकली और जो स्थानीय निकाय हैं उनको स्वैच्छिक रूप से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने की वाली गतिविधियों में आप शामिल होने के लिए प्रोत्साहन करना है। समझ गए, यानी चाहे आप व्यक्तिगत व्यक्ति हो, समुदाय हो, निजी कंपनियां हो, स्थानीय आपके निकाय हो, तो आपको एक स्वैच्छिक रूप से एक जो पर्यावरण पर सकारात्मक जो आपके प्रभाव डालने वाली जो गतिविधियां होती है उनमें शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और एक कार्यक्रम आपका व्यापक जो आपका लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री ने COP COP26 में घोषित किया था। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को तो सब आपको जानते रहना। ठीक है, ये आप सब पढ़ लेना। ठीक है, यही भारत ने COP28 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत आपकी संयुक्त रूप से मेजबानी की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुख्य विशेषता है तंत्र क्या कि ग्रीन एकल इकाई है जो पर्यावरण अनुकूल कार्य करने की प्रदान की जाती है भाई। एक बाजार आधारित तंत्र आपको है जहाँ क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं और फिर एक समर्पित एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इनको ध्यान रखना आपको। ठीक है, नोडल एजेंसी आपका जो वानिकी आपका है अनुसंधान शिक्षा परिषद भारत में देहरादून उसकी जो नोडल एजेंसी है उद्देश्य क्या आपका कि स्वैच्छिक पर्यावरणीय कारणों से आपको प्रोत्साहन करना है, पर्यावरण संरक्षण को एक आर्थिक मूल्य प्रदान करना है। ठीक है, तो इन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये गतिविधियाँ हम क्षेत्र दी गई जहाँ आप 8 गतिविधियों में आपकी शामिल है, जहाँ आप ग्रीन क्रेडिट जो है अर्जित कर सकते हैं। आप वृक्षारोपण आधारित से कर सकते हो, आप जल आधारित, सतत कृषि आधारित, अपशिष्ट प्रबंधन आधारित, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण, सतत भवन निर्माण और इकोमार्ग आधारित। ठीक है, तो इनको तो सबको ध्यान रखना है। ठीक है, ये महत्व चुनौती है, थोड़ा देख लेना आप। अगला आपका राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क और बायो ईथी नीति। ठीक है, अभी क्या है भाई, तो ये भारत में आपको जो बायो इकोनॉमी है ना, जो जैव अर्थव्यवस्था है, जो आपका सर्कुलर इकोनॉमी है, उसको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सरकारी पहल है आपका ये राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क और बायो ईथी नीति है। ठीक है, और भारत को क्या है जैव विनिर्माण के क्षेत्र में क्या है एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य से बेसिकली आपकी शुरू की गई, तो इसलिए आपको इनको जानते रहना है। ठीक है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने आपका जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है भारत सरकार का, उसने देश की जैव विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन आधारित आपका विनिर्माण है उस पर निर्भरता कम करने के लिए आपका इन राष्ट्रीय पहलों की घोषणा की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि आपको सिंथेटिक बायोलॉजी और जो जैव इंजीनियरिंग के उपयोग को क्या है बढ़ावा देना है। ठीक है, इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क क्या है भाई, तो एक उच्च थ्रूपुट सुविधा है। ठीक है, जो आनुवांशिक रूप से आपके जो परिवर्तित सूक्ष्म जीव होंगे, जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जैसे आपका बैक्टीरिया यीस्ट हो गया, तो उनका उपयोग करके क्या आपको जैविक उत्पाद जैसे आपको रसायन, आपकी सामग्री, आपके ईंधन, इनके तेज और स्वचालित उत्पादन को सक्षम बनाती है।
समझिए, यानी बायो फाउंड्री क्या है, एक अत्याधुनिक डिजाइन बेल्ट टेस्ट लर्न चक्र प्लेटफॉर्म है जो जैव उत्पाद के विकास की गति को बढ़ाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि भारत में जो जैव विनिर्माण और सिंथेटिक बायोलॉजी है उसके मजबूत बुनियादी और ढांचा और विशेषज्ञता आपको विकसित करनी है। तो इनको आप थोड़ा सा देखना, महत्व को भी और कार्यप्रणाली को भी। ठीक है, अब बायो ई नीति क्या है भाई? तो ये बायो ई नीति आप क्या है, जो 3 प्रमुख स्तंभ पर आधारित है, जो अर्थव्यवस्था के समावेशी और टिकाऊ विकास को आपका सुनिश्चित करते हैं। अब जैव अर्थव्यवस्था की बात आप करो भाई, क्या लक्ष्य क्या है कि जैव विनिर्माण और जैव उत्पाद नवाचारों के माध्यम से क्या है, आपको आर्थिक विकास को गति देना है। यानी कि बायो ई 3, यानी कि ई है, 3 ई है इसमें, ई 3 मतलब 3 घटक है। एक तो हो गया बायो इकोनॉमी, एक हो गया एनवायरमेंट, ठीक है, एक हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। तो इसमें बायो ई 3 में 3 स्तंभ शामिल है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो आपकी जैव अर्थव्यवस्था है उसका समावेशी और जो टिकाऊ विकास है उसमें से हो पाए भाई। आपको एक जैव इकोनॉमी बायो इकोनॉमी अपनानी है भाई। ठीक है, आपको क्या है, जैव विनिर्माण और जो जैव उत्पाद नवाचार है उनके माध्यम से आपको आर्थिक विकास को गति देनी है। आपका जो एनवायरमेंट है कि भाई इसका लक्ष्य है आपकी जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है, जो आपका सर्कुलर इकोनॉमी है उसको अपनाना है। यानी कि जो अपशिष्ट है उसको आपको मूल्य उत्पादों में बदलना है, वेस्ट टू वैल्यू में करना है। जीवाश्म ईंधन पे आपको निर्भरता कम करके क्या कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी है। समझ लो। तीसरा क्या है, आपका लक्ष्य एंटरप्रेन्योरशिप, कि भाई जो आपका जैव अर्थव्यवस्था है उस क्षेत्र में आपको नवाचार करना है। ठीक है, नए स्टार्टअप को आपको बढ़ावा देना है, उनको मजबूत एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जैसे फंडिंग और नियामक आपके समर्थ शामिल हैं। तो इनको थोड़ा सा आपको देखते रहना बायो ई 3 को। ठीक है, ये उसके निष्कर्ष और भारत के लाभ है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, राजनीतिक अपराधीकरण और ईडीआई रिपोर्ट। ठीक है, हमने पॉलिटी में इस सेगमेंट पढ़ा था आपका। अब चर्चा में इसलिए क्योंकि ईडीआई रिपोर्ट आई है जिसमें आपका राजनीतिक अपराधीकरण है उसकी बात बोली गई है। ठीक है, तो 2000 इसमें बोला गया है। ठीक है, इसमें लोकसभा चुनाव 24 की बात की और उसके परिणाम और जो केंद्रीय एवं जो राज्य मंत्रिमंडल हैं उनके मंत्रियों के शपथ पत्र हैं उसके आधार पर एक रिपोर्ट जारी की। उसमें क्या बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि भाई जो लोकसभा आपका परिणाम आया था रिपोर्ट के अनुसार, तो 543 जो आपके नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं आपके, उनमें से लगभग 46% यानी कि 251 आप मानो सांसदों ने अपने क्या है, जो विरुद्ध क्या है बेसिकली आपराधिक मामले घोषित किए हैं। बढ़ती प्रवृत्ति, और 2004 में देखोगे आप तो केवल 23% सांसद के खिलाफ क्या थे, आपराधिक मामले थे, और 2024 में बढ़ के आपका सीधा आपका 46, दूना आपका हो गया है। ठीक है, अब राजनीति में जो अपराधीकरण की एक निरंतर वृद्धि को दर्शा रही है, जो कि चिंता का विषय है भाई। अब जो वही जो लोग जो आपके शासन वहाँ कर रहे हैं, जो आपका नीति निर्माण कर रहे हैं, आधे लोग तो आप वही हैं जिन पे आपराधिक मामले को जो लिप्त हैं इन चीज़ों में। तो कैसे एक अच्छे नीति निर्माणक या फिर अच्छा एक विकास के रूप में काम कर सकते हैं, आप खुद ही सोच सकते हो कैसे कैसे लोगों को आप चुन के भेज रहे हो। उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है जो हम वोट दे रहे हैं। ठीक है, एडीआई रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष आप देख लो भाई, इसमें ये आपका जो डेटा है कि भाई लोकसभा अगर देखोगे सांसद में तो 46% सांसदों के खिलाफ आपके आपराधिक दर्ज आपके मामले दर्ज हैं भाई। ठीक है, आपके मंत्री जो हैं, मंत्री बेसिकली केंद्रीय और राज्य के स्तर पर 25 की बात करो तो लगभग 47% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले की बात की गई है। विधायकों की बात करो आप तो भारत के लगभग क्या आपके 45% जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने आपराधिक मामलों के संदर्भ में जानकारी दी है। ठीक है, इसमें भी आपको देखोगे तो भाई 31% तो आपके गंभीर प्रकृति के हैं, हत्या, हत्या का प्रयास, प्रयास, महिलाओं का अपराध। इनमें देखो 27% भी गंभीर आपके हैं। 1205 विधायक, लगभग 2900 पर गंभीर आपराधिक आपके आरोप हैं। सफलता का अंतर कि भाई जो आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की जीत दर जो है वो बिना वाले अब जो आपराधिक वाले उम्मीदवार हैं उनकी तुलना में काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, मतलब जीत भी वही रहे हैं जिनके पास जिन पे अपराध आपके लगे हुए हैं, केसेस दर्ज हैं, जीत भी वही रहे हैं भाई। ये भी चिंता का विषय है। रीजन क्या है, धन बल और बाहुबल। जो घोषित आपराधिक मामले वाले विधायक हैं उनकी औसत संपत्ति भी देखोगे आप तो बिना आपराधिक मामलों वाले विधायकों की औसत संपत्ति से आपके अधिक पाई गई है, जो धन बल और बाहुबल की साठ गांठ को दर्शाता है। तो इन्हें आप थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अभी हम देख चुके हैं कि राष्ट्रनीति के अपराधीकरण के आपके जिम्मेदार कारक क्या है। एक तो जिताऊ उम्मीदवार की बात है भाई। ठीक है, आप न्याय प्रणाली विलंब की बात करो, आप धन बल की बात करो, कानूनी खामियों की बात करो, मतदाता की प्राथमिकता की बात करो, इन्हें आपको देखना है। ठीक है, और ये आपके आगे के सुधार है, ये भी आप देख लेना। ठीक है, अब जीएसटी 2.0 के प्रमुख सुधार सिफारिशें। ठीक है, तो अभी आपको पता ही जीएसटी में का आपका रिफॉर्म्स आपके हुए हैं, उसमें जो दर संरचना उनकी है, जो आपका स्लैब है उनमें आपका चेंजेस किया गया है, सरलीकरण किया गया है। ठीक है,
अब जो आपका वर्तमान चीज़ें आपकी हुई आप देखना भाई, एक तो 0% जो है वो आपका छूट है। पहले क्या था, 0, 5, 12, 18, 28 था ना आपका। अब ये 12 वाला जो है आपका ये ख़त्म कर दिया गया है, ये 28 वाला क्या ये ख़त्म कर दिया गया। अब 0 बचा, 5 बचा, 18 बचा, सीधा आपका 40% पे ला गया। ठीक है, तो 0 में जो आपकी आवश्यक वस्तु है आपके जो है दूध, पनीर, भारतीय ब्रेड, आपकी दवाएं, इन सब में 0% है। फिर आपका 5 आपका आएगा मेरिट दर, इसमें जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं आपकी, पैक आपकी नमकीन, नूडल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, साइकिल, कृषि मशीनरी, ये सब बेसिकली इनमें 5% का जीएसटी है। 18% मानक पे पाओगे भाई, तो आपका अधिकांश वस्तुएं जो और सेवाएं आपकी हैं, आपका टीवी, एसी, डिशवॉशर, सीमेंट, छोटे कार, ऑटो पार्ट्स, इन सब में 28% थी। यानी कि जो पहले 28% वाली थी इनमें से अधिकांश जो है 18% में डाल दी गई है, और इनमें से कुछ एक को क्या है वो 40% में डाल दी गई है। ठीक है, और 40% आप आओगे तो आपका जो विलासिता है, ठीक है, जब लग्जरी आपके आइटम है, और जो आपके हानिकारक वस्तुएं हैं, तंबाकू, पान मसाला, हाइड्रेन कारें, इनमें क्या है वैसे आपका 40% का आपका टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, इन्हें आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, ठीक है, बाकी ये चीज़ें थोड़ा देख लेना। मेन जो आपको अपने आंसर में डालना, हाईलाइट करना है, वो आपके जो 4 आपके स्लैब हैं इनको आपको डालना है। ठीक है, 0 से लेके 40 वाले तक। बाकी अन्य चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, पीएम मित्र योजना थोड़ा चर्चा में था। पीएम मित्र यानी कि प्राइम मिनिस्टर आपका जो मेगा इंटीग्रेटेड आपका टेक्सटाइल रीजन एंड जो अपीयर है, बेसिकली ये योजना क्या है, कपड़ा उद्योग के लिए क्या भारत सरकार एक प्रमुख पहल है भारत सरकार की। इसका उद्देश्य है कि कपड़ा क्षेत्र में क्या है, आपको विश्व स्तरीय एक बुनियादी ढांचे का है, आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको विकसित करना है, किसमें, कपड़ा क्षेत्र के उद्योग में। ठीक है, और भारत को बेसिकली आपको वैश्विक कपड़ा मानचित्र पर एक मजबूत स्थिति में आपको स्थापित करना है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा योजना को थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अब चर्चा में इसलिए क्योंकि आपके 7 राज्यों में हाल ही में 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए आपको स्थानों की घोषणा की गई थी, और योजना आप देखोगे तो कुल आपका लगभग 4400 करोड़ रुपए के कुल परियोग के साथ के 21-22 से और 27-28 की अवधि के लिए आपको ये अनुमोदित किया गया है। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। इसमें उद्देश्य आपकी है कि एकीकृत आपका एक वैल्यू चेन स्थापित करनी है, यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, इसमें स्पिनिंग, आपका वीविंग, प्रोसेसिंग, आपका गारमेंटिंग, ये सब इनकी एक ही चैन एक ही स्थान पे आपको किया जाएंगे। लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जाएगी, एफडीए और जो निवेश इसके लिए इन्हें आकर्षित किया जाएगा, रोजगार सृजन की बात की जाएगी। तो आपके मुख्य उद्देश्य इसके ये हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, ये इनकी योजना की आपकी संरचना और प्रमुख आपके घटक हैं, ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, 7 जो आपके स्वीकृत आपके पार्क कौन कौन से हैं वो आप देख लो भाई। एक तो तमिलनाडु में आपका विरुधुनगर है, तेलंगाना में वारंगल है, गुजरात में आपका नवसारी है, कर्नाटक में कुलबुर्गी है, मध्य प्रदेश में धार का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में हरदोई, और महाराष्ट्र में अमरावती। ये आपके 7 आपके पार्कों की स्थापना की गई है। ठीक है, अब महत्व क्या आपका, अगर आप उत्तराखंड के संदर्भ में देखोगे तो उत्तराखंड में हालांकि स्थापित नहीं है ये योजना, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आगे महत्व को बढ़ाती है। ठीक है, उत्तराखंड के आपके जो स्थानीय हस्तशिल्प और जो ऊनी उत्पादों को इसी व्यापक कपड़ा इकोसिस्टम के अप्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अगला आपका है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये भी चर्चा में बनी हुई थी क्योंकि इसको अभी 5 साल हो चुके हैं, तो इसे आप थोड़ा सा देखना, मत्स्य जल संपदा योजना। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पिछले हमने देखा है कई आपके पेपर्स में, वहाँ पे आपकी जो प्रमुख योजना है सेंटर की, उन पे आपका सीधा सीधा सवाल आपका बन जाता है। ठीक है, आपको एक योजना का नाम दे देंगे, किसी प्रोग्राम का नाम दे देंगे, और उसके बारे में आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 25 का भी, अभी इसमें क्या है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन बेसिकली उसने आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक है 25 का वो जारी किया, और उसमें भारत ने क्या अपनी रैंकिंग में आपका निरंतर सुधार करते आपका 38वां स्थान हासिल किया है। तो इसे आप थोड़ा सा देख लेना इस इंडेक्स को भी। ठीक है, ये इंडेक्स ये डिटेल्स की है, बेसिक जानकारी आप पढ़ लेना। ठीक है, अब भारत के मजबूत और कमजोर पक्ष ये थोड़ा पढ़ लेना। एक तो ज्ञान और जो प्रौद्योगिकी आपको जो रैंक है उसमें आप 22 नंबर पे भाई, बाजार परिपक्वता पे आप 38 नंबर पे हो, लेकिन कमजोर क्या आप व्यावसायिक जो परिष्कार है उसमें 64 पे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 61 पे हो, संस्थान के रैंक में आप 58 पे हो। ठीक है, और ये कंक्लूजन के रूप में आप थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, अभी पॉलीमेटल एक आपका सल्फाइड आपका जो है पीएमएस और जो आपका कार्ल्स बर्च रीज है, इस पर चर्चा में बना हुआ था। अब ये टॉपिक मैंने इसलिए डाला है क्योंकि लास्ट के पीसेस में आपका जो PM 2.5 आपका सवाल बना था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये भी चर्चा में बन जाता है, तो इसे थोड़ा देख लेना, क्या पता आपका पॉलीमेट्रिक सल्फाइड के लिए आपका सवाल बन जाए 5 नंबर का, 4 नंबर का सॉरी। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, ये आपका एक इंट्रो में आप देख लेना।
और ये आपका है मेन पॉलीमेटलिक सल्फाइड। ये क्या है? ये पीएमएस के हैं, समुद्र तल में पाई जाने वाली एक खनिज समृद्ध परतें हैं भाई। ये उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ पृथ्वी के मंडल से गर्म और खनिज समृद्ध जो तरल पदार्थ होंगे वो समुद्र में निकलते हैं, ठीक है। जिसे आपका हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है, ठीक है। खनिजों की बहुत आया था। तो इसमें रणनीतिक धातुओं जैसे आपका तांबा, सोना, चांदी, जिंक और जो कभी कभी कोबाल्ट की उच्च सांद्रता आपकी होती है, जो उच्च आपकी जो प्रौद्योगिकी विनिर्माण और जो स्वच्छ ऊर्जा के लिए आपको महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो इन्हें आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब कार्लसबर्ग रिज क्या है भाई? तो ये आप देखोगे तो ये उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में स्थित एक प्रमुख भूवैज्ञानिक विशेषता है, और ये भारतीय और अरब टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की एक सीमा का हिस्सा है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ये सब आप थोड़ा सा देख लेना। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी भी हुई थी, ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। एंड्रोट ये, हाँ इसे थोड़ा सा देख लेना आप, क्योंकि ये द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का एक प्रमुख द्वीप है, ठीक है। स्थानीय अरब सागर में स्थित है, और मुख्य भूमि कोच्चि से लगभग आपका 293 किलोमीटर दूर आपका स्थित है। इसे थोड़ा सा आप देखना। आपका जो राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति चर्चा में थी, 25 में भी आई थी सितंबर में, इसे पढ़ लेना अच्छे से। इसका लक्ष्य क्या है कि आपको भूतापीय ऊर्जा को बिजली उत्पादन और सीधे उपयोग के अनुप्रयोग, जैसे आपका हीटिंग हो गया, कूलिंग हो गया, कृषि हो गया, उन सब के लिए आपको एक स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत के रूप में आपको स्थापित करना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति को आपको जानना है। इसमें प्रमुख प्रावधान की बात बोली गई कि भाई जो छोड़े ये तेल और जो गैस कुओं की आपको रेट्रोफिटिंग करनी है, आपको हाइब्रिड भूतापीय सौर संयंत्रों के अनुसंधान और विकास को आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इन बातों को आपको जानते रहना है, ठीक है। और साथ ही भूतापीय क्षेत्र में क्या है, 100% एफडीआई की अनुमति भी दी गई है, ठीक है। अगला ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है, ये भी जारी हुई, इसे आप देख लेना, ठीक है। ग्रे राइनो इवेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका लिंक आप सीधा वायनाड भूस्खलन से जोड़ के देखोगे, क्योंकि केरल में आपका जो वायनाड जिले में 24 में आपका जो विनाशकारी भूस्खलन आया था, तो उससे क्या है, कई विशेषज्ञ क्या होगा, ग्रे राइनो इवेंट के एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता क्या ग्रे, अब ये भाई, ठीक है। तो एक ग्रे राइनो एक उच्च संभावना वाली क्या होगी, एक उच्च संभावना वाली उच्च प्रभाव वाली घटना है। उसको दिया गया एक उपनाम बेसिकली, जिसकी चेतावनी लगभग आपकी हमेशा दी जाती है, ठीक है। लेकिन लोग अक्सर क्या इसे अनदेखा कर देते हैं, उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, ठीक है। अब परिभाषा देखोगे आप, तो ग्रे राइनो इवेंट की बात करोगे तो भाई एक ज्ञात है और दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे अनदेखा किया जा रहा है। अब ब्लैक स्वान इवेंट क्या है कि भाई अज्ञात है, अप्रत्याशित है, और इसका प्रभाव आपका बहुत अधिक होता है। तो जो आपदा वहाँ पे आई थी वायनाड में, आपका भूस्खलन आपका हुआ था, तो उसे बोला गया कि भाई ग्रे राइनो की आपकी घटना थी, इवेंट था बेसिकली, यानी कि ये ज्ञात था, दिखाई दे रहा था, ठीक है। उच्च संभावना थी, उच्च प्रभाव वाली घटना को दिया गया उपनाम है, ठीक है। और चेतावनी इसकी हमेशा दी जाती है, लेकिन इसे क्या लोग अक्सर आपका अनदेखा नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रे रहने को तो सबको जानते रहना, ठीक है। यानी कि भाई भूस्खलन की घटनाएं वायनाड जैसे आपके पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्रों में कई वर्षों से जोखिम क्षेत्र के रूप में चिन्हित की गई थी। माधव गाडगिल और जो कस्तूरी रंगन समिति हैं, उन्होंने भी इन क्षेत्रों में क्या है, आपका अनियंत्रित निर्माण है और जो खनन है उस पर बार बार आपकी चेतावनी दी गई। आप अनदेखी की बात करोगे, इन वैज्ञानिक चेतावनी के बाद क्या आपका मानव गतिविधियां, आपकी अनियंत्रित खनन, खड़ी ढलानों पर निर्माण, इसके कारण भूस्खलन की संभावना आपकी लगातार बढ़ रही थी, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा देख लेना। अब इंपॉर्टेंट ये है, नेपाल में जैन जी आपका जो अभी विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसको तो हम देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अभी हाल ही में जंजीर का प्रदर्शन नेपाल में हुआ था, वो तो सब आपको जान लेना है, उसके क्या कारण थे, ठीक है, क्या रीज़न थे, वो हुआ क्यों था, क्योंकि काफ़ी हॉट टॉपिक था। तो इससे आपका क्या, आप एक तो जो आईआर है उसको जोड़ के आपका रिलेशन बन सकता है नेपाल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, या फिर करंट का एक टॉपिक के पर्सपेक्टिव में आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। तो चर्चा में क्यों, वही कि राजधानी काठमांडू में क्या हुआ हाल के वर्षों में, जैन जी जो है मतलब 1997 से और 12 के बीच आपके जन्म युवा हैं, तो उनके नेतृत्व में एक अभूतपूर्व नागरिक विरोध प्रदर्शन देखा गया था, जिसने सरकार पर जवाबदेही के लिए बेसिकली आपका दबाव डाला था, ठीक है। अब विरोध का कारण क्या था, नेतृत्व की बात करो आप, तो मुख्य कारण था कि आपका जो आपका एक दीर्घकालीन क्या कारण क्या था, दीर्घकालीन तो था कि आपका जो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार आपका है, सरकारी निष्क्रियता आपकी है, जो बढ़ती महंगाई हुआ थी, जो खराब शासन हुआ था, आपके खुद के जो नेता लोगों के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, आपकी जो नेपाल की जो जनता बेसिकली है वो गरीबी और अशिक्षा में मर रही है, ठीक है। साथ ही आपके जो फर्जी शरणार्थी घोटाले आपके हो गए, तो इनके से बड़े भ्रष्टाचार के मामले थे, उन्होंने युवा को एक लंबे टाइम से आक्रोशित किए जा रहे थे, ठीक है। और जो करंट का आपका तात्कालिक कारण का कारण क्या बना, जो वहाँ की सरकार ने जब इन सब मुद्दों में बात लंबी चौड़ी से मतलब
तेज़ी से फैल रही थी, तो वहाँ पे आपका जो ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन पर बैन लगा दिया गया था। तो इस चक्कर से वहाँ पे जो आपकी जो प्रदर्शन था इसके आपका बढ़ गया था, ठीक है। नेतृत्व की बात करो आप, तो यह विरोध क्या था आपका, नो लीडर प्रोटेस्ट के नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है। यानी इसका नेतृत्व क्या है, किसी पारंपरिक राजनीतिक दल या स्थापित नेता ने नहीं किया था। ये पूरी तरह से आपका स्वैच्छिक और मुख्य रूप से सोशल मीडिया यानी टिकटॉक, एक्स के माध्यम से आपका संगठित था, ठीक है। प्रकृति के विरोध प्रदर्शन की विशेष क्या क्या थी बेसिकली, इन्होंने क्या किया, जो रचनात्मकता आपका हो गया, क्रिएटिव स्लोगन आपके हो गए, बैनर्स हो गए, अहिंसक प्रकृति की थी, जो आपके पारंपरिक विरोध प्रदर्शनों से आपका आपका भिन्न थी, ठीक है। हिंसक जो नहीं थी, हिंसा से भरी हुई थी, ठीक है। निहितार्थ आप देखोगे तो एक तो राजनीतिक चेतना जगह भाई, ये दर्शाता है कि नेपाल के युवा क्या है, पीढ़ी जो राजनीति के प्रति उदासीन नहीं है, ठीक है, बल्कि वो सुशासन, गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया की शक्ति को, यानी कि इसने क्या है, डिजिटल शक्ति की, मीडिया शक्ति जो बेसिकली है, अगर आप डिजिटल मीडिया को किस तरीके से आप अच्छे वे में आप प्रदर्शित करने, मतलब किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, वो दिखाने का काम किया, ठीक है। कि बिना किसी अगर बड़े और औपचारिक संगठन के भी आप बड़े पैमाने पर आप लामबंदी कर सकते हो, आप एक सरकार तक बदल सकते हो, ठीक है। और साथ ही उसके बाद अभी देखा गया था, जब वो आंदोलन वहाँ पे ख़त्म हो गया था, प्रदर्शन बेसिकली, उसके बाद वहाँ की जनता ने, वहाँ के जो आपके जनजी थे, उन्होंने बिल्कुल सफाई अभियान बिल्कुल एक मतलब चलाया था, चीज़ों को सही करने को लेकर, जो चीज़ें आपकी ध्वस्त हो गई थी उनको एक पुनः निर्माण करने के संदर्भ में, ठीक है। वो आप तो साथ देख लेना, ठीक है। स्वास्थ्य नारी सशक्त जो पर्यावरण अभियान आपका है, ये थोड़ा सा आपको देख लेना, ठीक है। ये थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया है, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। निहितार्थ क्वासीमून थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो हाल ही में खगोलविदों ने क्या है, एक निकट जो पृथ्वी क्षुद्र का बेसिकली आपका नियर अर्थ एस्ट्रॉयड NEA 2025 PN7 की खोज की है, ठीक है, जो पृथ्वी के साथ एक विशेष प्रकार की कक्षीय साझेदारी में है बेसिकली, और उसे ही आपका क्वासीमून या अर्ध उपग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। क्वासीमून क्या है भाई, क्वासीमून कोई संध्या, चंद्रमा या उपग्रह नहीं होगा, ये एक ऐसा खगोलीय पिंड या क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो बल है उससे बंधे होने के कारण क्या है, पृथ्वी के साथ लगभग समान समय में अपनी कक्षा पूरी करता है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की अभी हाल ही में 200 बर्थ एनिवर्सरी हो गई है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपका क्या है, आपको दादा भाई नौरोजी को जानना है, इनके बारे में। वैसे मॉडर्न इंडिया में आपका इनको पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। और साथ ही इनका जब आप पढ़ोगे तो आपका जो वो है सिद्धांत, आपका जो है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ आपकी जो थ्योरी है, उसे आप थोड़ा सा देख लेना, क्या पता उसे यहाँ से लिंक करके आपका सॉल्व बन जाए, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को आपको पढ़ना है अच्छे से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, और उनके जो सिद्धांत वगैरह, जो थ्योरी वगैरह है, उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब ठीक है। आर्थिक राष्ट्रवाद ऑफ ट्रेन ऑफ वेल्थ वाला धन का निष्कर्षण सिद्धांत, आप अच्छे से पढ़ के चल जाओ, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन को भी अभी 100 साल हो चुके हैं, तो इसलिए आपको ये सब पढ़ लेना आप आत्मसम्मान आंदोलन को, और साथ ही साथ आपको पेरियार जी को भी पढ़ना है, ठीक है। अभी EV रामास्वामी जो पेरियार जी हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको आंदोलन को और पेरियार जी को पूरी तरह से पढ़ना है, ठीक है। इनके उद्देश्य, प्रमुख मांगे, जो भी कुछ भी महत्व वगैरह, ठीक है। वायकॉम आपका जो सत्याग्रह आपका था, ठीक है, इन सबको भी थोड़ा देखना है, ठीक है। जी अरे ज्ञान भारतम था, ठीक है। यहाँ पे ज्ञान भारतम पोर्टल को थोड़ा सा आपको जानना है, क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया कि भारत की जो समृद्ध पांडुलिपि विरासत है, उसको संरक्षित करने के लिए, आपका उनको डिजिटाइज करने के लिए और आम जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए आपका ज्ञान भारतम नामक क्या आपका एक राष्ट्रीय पोर्टल आपका लॉन्च किया है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है भाई, एक तो राष्ट्रीय डेटाबेस, यानी कि देश भर के जो विभिन्न संस्थान, विश्वविद्यालय, मठ, निजी संग्रह में आपकी जो लाखों पांडुलिपियाँ रखी गई है, उनको एक इंटीग्रेटेड करके आपको एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। आपको इनका क्या है, उच्च रेजोल्यूशन वाले आपको डिजिटल छवियों और पांडुलिपियों के विवरण बेसिकली है, मेटा डेटा को होस्ट करता है, मतलब एक उनको डिजिटल रूप में आपको रखना है, ठीक है, ताकि वो पहुँच उन पे आसान हो सके, उन पे अनुसंधान करने की चीज़ें आपको और इजी मिल सके, और साथ ही उन्हें क्या बहुभाषाई समर्थन के रूप में आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका महत्व क्या है, ये विरासत आपका विरासत का संरक्षण और जो डिजिटल इंडिया है उसके लक्ष्यों को जोड़ती है भाई, और ये भारत को विश्व के लिए ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इसे आपको थोड़ा सा जानना है। अभी 130वां संविधान संशोधन हुआ था, वो भी आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन अधिनियम 25 अभी जो
सट्टे ऐप संबंधित है उन पे जो बैन लगाया गया था उन्हें आपको थोड़ा सा देखना है इस अधिनियम को, ठीक है। ठीक है, डी डॉलरीकरण, थोड़ा सा ये आप पढ़ लेना, डी डॉलरीकरण है, डी। ठीक है, तो हाल के वर्षों में आप देखोगे तो वैश्विक जो भू राजनीतिक तनाव और जो अमेरिकी डॉलर के हथियार के रूप में उपयोग की जो बढ़ती आशंकाओं के कारण क्या हुआ, कई देशों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुद्रा भंडार में डॉलर पर निर्भरता कम करने का प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को आपका डी डॉलरीकरण बोला जाता है, समझिए। यानी कि जब डॉलर पर निर्भरता कम करने के जो आपके प्रयास होते हैं उन्हें तेज कर दिया गया आपके कई देशों के द्वारा, तो ये जो प्रयास कम करने की जो प्रक्रिया है ये आपकी डी डॉलरीकरण कहलाती है। इसका अर्थ वही है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय लेन देन, आपको केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार, उनमें अमेरिकी डॉलर के उपयोग को घटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा जानते रहना है। ये कारण है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा भाई, जैसे रूस पर प्रतिबंध, डॉलर की विनिमय दर में अस्थिरता का वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभाव, चीन और ब्रिक्स देशों द्वारा क्या है एक वैकल्पिक वैश्विक आरक्षित मुद्रा जो है उसकी तलाश, इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, भारत की भूमिका कैसे है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आपको जो भारतीय रुपए है उसका उपयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है, जिससे आपको अभी हाल ही में यूए के साथ हुआ था, रूस आदि के साथ आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ब्लू इकोनॉमी थोड़ा सा आपको चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी भारत की जो ब्लू इकोनॉमी का रूपांतर नवाचार, इससे एक रिपोर्ट जो है आपका पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई। ठीक है, शीर्षक क्या था कि भाई भारत के ब्लू इकोनॉमी का रूपांतरण, निवेश, नवाचार और सतत विकास। ठीक है, लक्ष्य क्या है कि रिपोर्ट क्या है 35 तक क्या है आपका जो ब्लू इकोनॉमिक जो कि क्षेत्र बेसिकली हैं उनमें सतत विकास के आपको एक रणनीतिक निवेश रोड मैप की रूपरेखा आपको प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब ब्लू इकोनॉमी की भारत में क्षमता वगैरह क्या है ये आप थोड़ा देख लेना भाई, क्योंकि तटीय रेखा क्या है आपका जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र के भी आप देखोगे, आप आर्थिक योगदान के रूप में आप देखोगे। ठीक है, आपके प्रमुख स्तंभ है ये आप देख लेना। ठीक है, ये आप सब पढ़ लेना। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ब्लू इकोनॉमी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हाल ही में क्या है कि जितने भी आयोग चर्चा में रहे इनको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, चाहे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग चर्चा में रहता है, आपका भी निर्वाचन आयोग चर्चा में है, उसकी आपको क्या है एक जो विश्वसनीयता है उस पर आपके सवाल उठते हैं, आपका सीबीआई की बात कर लो आप। ठीक है, आप ईडी की बात कर लो। ठीक है, तो इन पे क्या है अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम करने के संदर्भ में आपके आरोप लगते रहते हैं, तो इनसे इनकी विश्वसनीयता पर आपके जो बेसिकली जनता के प्रति घट रही है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपके थोड़ा सा आपके चर्चा में बन जाते हैं, इंपॉर्टेंस इनका बढ़ जाता है, तो सीधे सीधे सवाल आपके इनसे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इन संगठनों को, इन आयोगों को आपको थोड़ा सा क्या है संस्थानों को आपको पढ़ के जाना है, सीबीआई, ईडी, आपका निर्वाचन आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, इन सबको आपको जितने प्रमुख आपके वो है इनको आपको पढ़ के जाना है। ईडी को लेकर शायद लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, तो ईडी के बारे में तो आएगा नहीं, सीबीआई या फिर जो अन्य आपकी जो सीबीसी आपका हो गया, सीसीआई आपका हो गया, इनके बारे में आपको निर्वाचन आयोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। ठीक है, अभी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी की आपकी जन्म जयंती, बर्थ एनिवर्सरी आपकी हुई थी, 100वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इसलिए इनका थोड़ा इंपॉर्टेंस आपका बढ़ जाता है। तो आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जानते रहना है। ठीक है, और जानना जब ये है तो ये अगर चर्चा में, तो हरित क्रांति आपकी चर्चा में आएगी, तो हरित क्रांति को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उम्मीद है कि इससे आपका सवाल बन जाए। ठीक है, हरित क्रांति को आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, समझ गए। वही 60 से 70 दशक में क्या है आपको उच्च उपजाऊ किस्मों का आपके बीजों को, गेहूँ चावल को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूलित करने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो आपको स्वामीनाथन जी और जो बेसिकली आपका हरित क्रांति है दोनों को आपको जानते रहना है। ठीक है, सुदर्शन चक्र मिशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आपका ये भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ा एक प्रमुख नाम बेसिकली है, जो आमतौर पर एक सैन्य कोर या उसके द्वारा दिए गए एक बड़े सैन्य अभ्यास को आपको संदर्भित करता है। ठीक है, ये भारतीय सेना का दक्षिणी कमान के तहत एक प्रमुख स्ट्राइक कोर का नाम है। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा देखते हैं कि अभ्यास सुदर्शन चक्र या सुदर्शन चक्र मिशन के इसी कोर द्वारा आयोजित किए जाने वाले आपके बड़े युद्धाभ्यास हैं, उनकी संदर्भिता को मतलब उनको संदर्भित करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना है। भारत का पहला वाणिज्यिक भू प्रेक्षण सैटेलाइट कंसल्टेशन, ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, कि भारत की पहली निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी जो है पिक्सेल, इसने अपने अत्याधुनिक भू प्रेक्षण उपग्रहों के वाणिज्यिक कंसल्टेशन समूह का निर्माण और प्रक्षेपण शुरू कर दिया है, और यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण और नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम आपका होने वाला है।
समझिए। तो ये आप थोड़ा सा देखते हुए जाना है आपको, ठीक है। लद्दाख में भी जो होप मिशन आपको हुआ था कुछ टाइम पहले, ये आपको पढ़ना है। होप मिशन काफ़ी चर्चा में रहा था उस टाइम पे, तो होप मिशन के बारे में आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। लद्दाख के प्रशासन ने हाल ही में क्षेत्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के परिदृश्य को व्यापक रूप से बदलने के लिए आपका होप नामक एक महत्वाकांक्षी आपकी मिशन आपको शुरू किया है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ के जाना है होप को। होप क्या है भाई? एक बहुआयामी और एक एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। होप एच हो गया हेल्थ, स्वास्थ्य, यानी लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्र में आपको उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं आपको सुनिश्चित करना है। टेलीमेडिसिन और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से आपको पहुंच बढ़ाना है भाई। ओ आपके अपॉर्चुनिटी अवसर, यानी कि युवाओं के लिए आपको स्थानीय और बाहरी दोनों तरह के आपको रोजगार और आजीविका के अवसर आपको पैदा करने हैं। पर्यटन और कृषि आधारित आपको उद्योगों को आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। ये आपके अवसर हो गया भाई। अगला आपका हो जाता है पी, या का जो आपका प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव की बात करोगे, यानी कि क्षेत्र के समग्र और जो है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है भाई। आपको एसडीजी के अनुरूप प्रकृति आपको सुनिश्चित करनी है, ठीक है। ए की बात करो, एजुकेशन की बात करो, शिक्षा, और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में आपको सुधार करना है। गुणवत्तापूर्ण आपको शिक्षण अधिगम इसके लिए आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, कौशल शिक्षा, इन सब पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब लद्दाख के लिए महत्व क्या है इसका? तो एक दूरस्थ पहुँच है उसमें भूमिका निभाएगा, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, समावेशी विकास को बढ़ावा देगा, समझो। तो इसे आपको थोड़ा सा जान लेना है। श्रेष्ठ पहल आपकी ये आपको थोड़ा सा पढ़ना कि स्कीम फॉर जो एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन और टारगेटेड एरियाज, यानी कि लक्षित क्षेत्रों में क्या है, हाई स्कूलों में आपको छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना आपकी श्रेष्ठ पहल है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना आपको, ठीक है। और अभी हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन को भी आपके 100 साल पूरे हो गए हैं। तो काकोरी ट्रेन एक्शन आपका मध्य कहीं भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपका चर्चा में बना हुआ है, तो इसको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है। काकोरी आपका जो ट्रेन एक्शन आपका जो था उसको, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ आपके 31-32 क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की कि आपको सिलेबस के जो महत्वपूर्ण आपके सवाल हो सकते हैं करंट अफेयर के, उन्हें देने की कोशिश की। ऐसे ही 2-3 पार्ट में लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है पार्ट, अगर आपको फ़ायदेमंद लग रहा है तो आप कमेंट में बताना, और फिर मैं आपको बाकी अगले 1-2 पार्ट आपको और दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें हम इतना देखते हैं, आपको शाम को मिलेंगे आपको बेसिकली हम इस वाली क्लास में, ठीक है। बाकी फिर क्या क्या चीज़ें अभी देखनी है, और काफ़ी बच्चों को मैसेज आ रहे हैं अभी कि सर की 26 वाले अटैम्प्ट को लेकर प्री और मेंस की तैयारी करवाओगी, उस चीज़ को लेकर आपके सवाल आ रहे हैं। तो वो भी हम देखते हैं। अभी फिलहाल हम जो 5 वाला आपका 5 से 6 से आपका शुरू होने वाला मीन्स उसको देखते हैं। उसके बाद हम आपका जो निपट जाएगा, फिर 10 से 11 दिसंबर के बाद हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको किस तरीके से आपको अपर और लोअर कि दोनों पर आपके साथ साथ हैं उस टाइम पे, तो दोनों को लेके आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, और साथ साथ इसके आपको सेमेंटेन आपको जो है सेमेंटेशनली आपको किस तरीके से आप आर ओ ए आर ओ है उसको भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इन पे एक मैं डेडिकेटेड आपकी एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, 1-2 दिन बाद। तो अभी हम फिलहाल इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको शाम वाली क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए भाई। टाइम बहुत ही कम बचा है, आपके पास 20 दिन भी नहीं बचे हैं। तो बिल्कुल 20 दिन खैर बचे हैं 20 दिन बचे हैं। तो आपको अच्छे से आंसर लिखने हैं, आपको बस आंसर लिखने हैं। आपको डेली आपको कम से कम 6 घंटे आपको लिखना ही है। 6 घंटा डेली लिखने की आदत अगर अभी से डालोगे, तब जाके यहाँ पे एग्जाम हॉल में आप तब प्रॉपर तरीके से उन आप 25 सवालों को आप कवर कर पाओगे, समझो। तो खैर अभी एक क्लास उस पर हम देखेंगे कि आपको 25 सवाल किस तरीके से आपको 3 घंटे में आपको पूरे करने, आपको क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, समझ गए। तो मिलते हैं आपको शाम को, तब तक के लिए ध्यान रखिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।